अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा बुक का। आज हमने इसमें क्या पढ़ना है, देखिए आज हमने पढ़ना है जी कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप। तो दोनों ही पढ़ लेंगे हम। इसका अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, ओ लेवल्स अकाउंटिंग रेशियोज का। और कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन। अगर आप वो फार्मूला लगा रहे हैं जो, अगर आप उस तरीके से रेशियो बना के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करता हूं कि बच्चे फार्मूला यूज करें, कोई रेशियो बनाने में गलती हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन का फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप का फार्मूला क्या होगा, वो देख लें, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन का फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। और कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप का फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अब्दुल्ला कि मार्कअप होता क्या है। अब्दुल्ला आपसे पूछ रहा हूँ, मार्कअप क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना, उसे हम मार्कअप कहते हैं। और मार्जिन जो है वो क्या होता है हमारा, होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स को हम मार्जिन कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन और मार्कअप को कन्वर्ट करना पड़े तो मार्कअप इनटू मार्जिन का फार्मूला होगा परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, और मार्जिन इनटू मार्कअप का फार्मूला होगा परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। अब्दुल्ला आपका दोस्त नहीं आया आज, तबीयत खराब है, मूड नहीं था आज। अच्छा, तो ये आप उसको उस्मान के साथ ना देखो, वो मोबाइल पे खेल रहा है, गेम लेके आया है। इसके अबू बड़े अमीर आदमी, खोखरों का ये बादशाह है, किसी को बात नहीं है। अच्छा देखें जी क्वेश्चन, Demetrius is a trader buying and selling goods on credit. The following information was available on 31st March. रेवेन्यू दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है भाई, परचेजेस हैं, कैपिटल है, बैंक है, ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स दी हुआ है 20%। अच्छा, ये जो बैंक दिया हुआ है, देखिए 5000 डेबिट दिया हुआ है, तो 5000 डेबिट का मतलब है कि करंट एसेट है। अगर 5000 क्रेडिट होता तो वो करंट लायबिलिटी होती, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो एसेट है, क्रेडिट है तो लायबिलिटी कहलाता है हमारा, इसे भी याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स लिखा हुआ है सामने 20%, इसका उस्मान कोई और नाम भी यूज कर सकते हैं हम, क्या नाम होगा इसका? नहीं, मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स का मतलब है 20%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। दिस कैन बी आल्सो नोन एज मार्जिन। ये मार्जिन दिया हुआ है आपको, व्हिच इज जीपी ऑन सेल्स। तो मार्जिन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें क्वेश्चन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू दिया है आपको, तो रेवेन्यू पे आप डायरेक्टली जो है वो सेल्स 20% अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो सेल्स करने की जरूरत, चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेल्स कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में? 3 लाख की दी हुई है सेल्स। जीपी ओवर सेल्स, या आप कह रहे हैं उसको मार्जिन जो है वो दिया हुआ है आपको 20%। आप जीपी फाइंड कर लेंगे ऐसे, 3 लाख का 20% निकाल लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा जी? 60,000। वो 60,000 आप माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं इसको। अब उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम ही कहा जाता है। 3 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 2,40,000 आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस क्वेश्चन में हमें मार्कअप को मार्जिन में चेंज नहीं करना पड़ा, जरूरत नहीं है, ना ही मार्जिन को मार्कअप में चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का मतलब होता है मार्जिन, और हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, तो मार्जिन लगता ही रेवेन्यू पे है, तो रेवेन्यू दिया हुआ तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, हर सवाल में मार्कअप को मार्जिन में, मार्जिन को मार्कअप में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जिसमें दिया हुआ है डायरेक्टली, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैलकुलेट करनी है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, वो निकाल चुकी है। फिर उसने कहा कि हमने इन्वेंट्री निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई और परचेजेस भी दी हुई है। एक मिनट जी, देखें जी कैसे निकालेंगे जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है जी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री
जी बिल्कुल, प्लस परचेजेस और माइनस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दी नहीं है, वो कितनी है 2,40,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, प्लस परचेजेस क्वेश्चन में मौजूद है, देख लेते हैं। परचेजेस दी है 1,70,000, तो मैं लिख लेता हूं परचेजेस है 1,70,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी दी हुई हमें, वो कितनी दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 की, तो वो हम निकाल लेंगे जी 50,000। अब क्या होगा जी 2,40,000 में प्लस कर देंगे हम 50,000 और माइनस कर देंगे हम 1,70,000, तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। जी बताएं कितनी आती है? ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1,20,000। ये हमने फाइंड कर ली, ये हमने निकालना था, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने को कहा था, हमने फाइंड कर ली। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 1,20,000 आती है। 10 समझ आ रही है ना? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमने क्या फाइंड करना है? इन्वेंट्री हमने फाइंड कर ली है। आगे टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री, देखिए लिख पा रहा हूं, नहीं मैं लिखवा रहा था कि याद रहे ना। टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग, आप लिखें डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। जी बता रहा हूं मैं, इन्वेंट्री कैन बिकम ऑब्सोलीट, डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री, डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री। हाँ ठीक है, इन्वेंट्री कैन बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुरानी होकर बेकार हो जाना, अगर पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। आगे लिखें, और क्या लिख सकते हैं आप? इट कैन बी डैमेज्ड। आगे नंबर 3, इट कैन बी लॉस्ट, लेस स्पेस, जी उसके बाद क्या? लेस स्पेस पड़ जाएगी इन्वेंट्री को रखने की। हाँ, स्टोरेज कॉस्ट विल बी इनकर्ड, will be incurred। और आखिरी पॉइंट जो है एक और आपने वो लिखना है, मनी इज टाइड अप इन द स्टॉक, मनी इज टाइड अप इन द स्टॉक। ये सारे अगर आपके पास इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा तादाद में पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई राबीर, इसका नुकसान क्या होगा? तो स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी आपको, रखने के पैसे पड़ेंगे, फिर डैमेज हो सकती है, चोरी हो सकती है, लॉस्ट, स्टोलन भी हो सकती है, लॉस्ट भी हो सकती है, की बात है, इट कैन बी लॉस्ट आल्सो, इट कैन बी स्टोलन आल्सो, ठीक है जी। और ऑब्सोलीट हो सकती है, मतलब पड़ी पड़े खराब हो जाना, डैमेज भी वही चीज है तकरीबन। मनी इज टाइड अप इन द स्टॉक, इसका मतलब कि आपका पैसा जो है स्टॉक में, इन्वेंट्री में क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया। ग्रीन हॉल वाले मेरे मुझे सैलरी नहीं दे रहे, यानी मेरा पैसा उनके पास फंस गया है ना, तो इन्वेंट्री इज टाइड अप इन द स्टॉक, इन्वेंट्री जब तक बिकेगी नहीं, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब आपका पैसा जो है वो इन्वेंट्री के अंदर फंस गया है, क्योंकि सेल नहीं हो पाई। तो टू मच इन्वेंट्री के नुकसानात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। आगे वर्किंग कैपिटल रेशियो आप खुद निकाल लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। 30, 31, 32 ये आपने सब क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। अब आ गया जी आपका, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। देखें क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर नंबर 1422, रेवेन्यू दिया है आपको 2 लाख का, इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग 15,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 24,500, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 8 टाइम्स, और नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशियो दी हुई है 7%। आपने क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। निकल नहीं सकती क्योंकि परचेजेस भी नहीं दी हुई है, प्रॉफिट जीपी परसेंटेज भी नहीं दी हुई है, तो यहाँ तो आज इस क्वेश्चन में नया तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है, उसको हम यूज करेंगे, इसको मैं बता देता हूं। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी? फरीद बताएं। नहीं यार जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री का भी फार्मूला होता है, वो भी हमें निकालनी पड़ती है जी, वो मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि नहीं दी हुई, वो तो निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है कितना है? 8 टाइम्स।
और आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का आपका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको 15,500 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई 24,500 की। लिख लेते हैं जी, 15,500 प्लस 24,500 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आती है एवरेज इन्वेंट्री, 20,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। उसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, क्योंकि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी दी हुई है, 8 टाइम्स। इसका मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है आपकी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा नहीं पता, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं कितनी है 20,000। ये 20,000 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी निकलेगी 1,60,000। समझ आई? तो रेशियो के तरीके से डिफरेंट हम मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी नहीं दी हुई थी हमें, और इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस भी मौजूद नहीं, तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करनी पड़ी है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई थी। ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपकी 15,500 प्लस 14,500 डिवाइड बाय 2, तो 20,000 आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे आप 20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर हमें दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कितना है 8 टाइम्स, तो वो 8 हम लिख देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर है। 20,000 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 1,60,000। ओके 33 है मेरा ख्याल है जी 33 है। अब हमने क्या निकालनी है जी, परचेजेस। अब हम परचेज भी निकाल सकते हैं, क्यों सर, वो इसलिए कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तो पता चल गई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है जी 1,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है जी 15,500 प्लस परचेजेस नहीं मालूम माइनस 24,500। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी। 1,60,000 माइनस 15,500 प्लस 24,500 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगी परचेजेस। परचेजेस जो है वो आपके पास आ जाएंगी 1,69,000। हमने सॉरी 2 लिख दिया मैंने गलती से, 169,000 परचेज आपने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, सिकंदर समझ आ रही है? अगर आपको कोई मसला तो बताएं जी। ज़ारा आपको क्या समझ आ रही है, कितनी समझ आ रही है? 50%, 30%, 40%, 10%? मैं आपको लेक्चर भेजूंगा ना, इसके पीछे वाले जो गुजर गए तो फिर आपको इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। जी जी वैसे से करते नहीं है साधनों, वर्किंग ऐसे ही करनी है आपने। कैसे? 15,500 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 24,500 माइनस में है वो वहां जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे करना है। 15,500 में से 24,500 माइनस नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन शो करनी है आपने, उसके मार्क्स हैं इसलिए। आगे हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, एक्सपेंसेस भी आपके आ जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। आगे चलते हैं। अगला वो इन्वेंट्री का पॉइंट था, वो मैंने छोड़ दिया फिलहाल अभी। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन 34 है, मई जून 15/21 का 7110। देखिए इस क्वेश्चन में कोई बच्चा बता दे प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मुश्किल है, बताएं क्या मसला है इसमें, क्या चीज? ठीक है, और जी क्वेश्चन में देखें आपको रेवेन्यू दिया हुआ है 9 लाख का, लेकिन रेवेन्यू पर जीपी निकालने के लिए आपको मार्जिन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको मार्जिन नहीं दिया हुआ, आपको मार्कअप दिया हुआ। तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं।
कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन का फॉर्मूला क्या हमारा होता है जी, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है, वो मार्जिन से मार्कअप में है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बीच में आपस में ना, इसका कोई लॉजिक आप बना लो अपने जहन में। 20% है आपका, 20 ओवर 100 प्लस 20, तो अब आपका ये मार्जिन में कन्वर्ट हो गया है, और मार्जिन जो है वो आपका कितना आ गया है, 20 ओवर 120। इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, बस 20 ओवर 120 आपका मार्जिन आ गया है। अब हम आराम से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, इस पर सेल्स पर अप्लाई करके हम जीपी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सेल्स कितनी है, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, जी कितना आता है जी ग्रॉस प्रॉफिट, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 कितना आता है जीपी, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 150,000, ठीक है जी। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, वो कैसे सर, उसका फॉर्मूला होता है जी सेल्स माइनस जीपी, ना भी लिख तब भी आपको पता है, मैंने फिर भी लिख दी है, इज इक्वल टू सेल्स कितनी है 9 लाख माइनस जीपी कितने हैं 1,50,000, तो कितना आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,50,000, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो फाइंड कर ली है। बिल्कुल आसान है, रिलेशनशिप है डिफरेंट आइटम्स का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के हवाले से, उसी को सॉल्व करने को हम रेशियो एनालिसिस का नाम देते हैं। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर ली, उसका उसने क्या है प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना है, बहुत आसान है, जीपी पता है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे सर, देखिए बेटा प्रॉफिट कैसे मैं फाइंड करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा मैं एक्सपेंसेस, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस कर दूंगा 1,05,000, ठीक है जी, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा जी प्रॉफिट 45,000, 45,000 जो है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक हो गई जी बात। तो कुछ सोच रहा था, ठीक है जी, प्रॉफिट आपका निकला है, देख लें एक्सपेंसेस कितने दिए हुए देख लें, 1,05,000, तो 150,000 में से माइनस कर देंगे आप, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपने रेशियोज निकालनी है, नीचे जो दी हुई है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई और मार्कअप दिया हुआ है, ये इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 क्वेश्चन जो मई जून 15-22 में आया हुआ आप घर में आसानी से कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई और मार्कअप दिया हुआ है, तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं और सारी चीजें आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई और मार्कअप दिया है, इसमें भी डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे डायरेक्ट उसका ले लेंगे आप 40%, तो आपका जीपी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन कब का है, अक्टूबर नवंबर 15-21 का सवाल है, 35 क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिनके पास मेरी बुक नहीं है डेफिनेटली उनको या तो खुद पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व के बगैर बेटा फिर रिजल्ट जो है वो उस तरह से आपका नहीं आ पाएगा। 37 क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 15-22 का, इसमें देखिए रेवेन्यू दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है, इसमें भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू पर मार्जिन ही अप्लाई होता है, तो मार्जिन ही दिया है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, 36 37 भी आप घर में कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 15-22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको देखते हैं हम, देखें जी, कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन प्रपोजल्स का, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कितनी अमाउंट से, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कौन बताएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल है, वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। हाँ नहीं, हाँ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैश जो बिजनेस में लगा हुआ है, वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हम निकालते हैं। तो कहता है जी सेल एक्सेस नॉन करंट एसेट्स फॉर 4,000। देखिए अगर आप नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो अभी आपके पास से नॉन करंट एसेट चला जाएगा,
तो आपके पास क्या आएगा, कैश। कैश आएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखिए पहला इंक्रीज हो रहा है कितने से, 4000 से। फिर वो कहता है सेल्ड ओल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 15,000 फॉर 9,000 कैश। इन्वेंट्री आपके पास से कितने की जा रही है, 15,000 की, जबकि पैसे कितने आ रही है, तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लॉस तो है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट का इफेक्ट तो एक्सपेंस और इनकम पर पड़ता है, लॉस और प्रॉफिट का इफेक्ट तो कैपिटल पर पड़ता है। हमें उसने कैपिटल पर इफेक्ट नहीं मांगा, वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट मांगा है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, उसके हिसाब से आपने सोचना है। तो 15,000 का करंट एसेट कम हो रहे हैं, जबकि करंट एसेट बढ़ कितने से रहे हैं, 9,000 से। तो 6,000 से करंट एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल 6,000 से डिक्रीज कर जाएगा। तो आप लिखेंगे डिक्रीज और आगे लिखेंगे 6,000 नेगेटिव में, क्योंकि वो अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। जी क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 37, 15-22 का। फिर है जी, अलाउ अ ट्रेड रिसीवेबल 5% कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 10,000। अक्सर बच्चे ये वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट को गलत करते हैं। मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको एंट्री के थ्रू समझ आए कि बेसिकली सॉल्व हुआ कैसे है। हमें पैसे मिल रहे हैं ऐसे ही है ना, 5% डिस्काउंट से, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। कितने से बेटा, 10,000 का 5% कितना बनेगा, 500। 9,500 मिल गया और डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड कितने से, 500 से। और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 10,000 से। ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं, आपने बात करनी किसकी, करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की। इस एंट्री में करंट एसेट्स ही है सिर्फ, एक करंट एसेट बढ़ रहा है कितने से, 9,500 से बैंक का करंट एसेट बढ़ रहा है, और 10,000 से एक करंट एसेट कम हो रहा है। तो 500 से करंट एसेट कम हो रहे हैं, लिहाजा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। 500 से डिक्रीज लिखेंगे और 500 की अमाउंट नेगेटिव में लिखेंगे। दोबारा बता रहा हूं, बैंक 9,500 से बढ़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल 9,500 से बढ़ रहा है, ओके। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल जो डिक्रीज कर रहे हैं 10,000 से, तो वर्किंग कैपिटल 10,000 से डिक्रीज भी कर रहा है। तो अगर आप दोनों को मिलाएं तो 500 से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, डिक्रीज लिखेंगे और 500 माइनस में आपका आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है आपका पे एक्सपेंसेस एक्रूड ऑफ 8,000। बेटा एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पहला तो सवाल ये, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा एक्सपेंसेस पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ओइंग, एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरा कैश भी आपका कम हो रहा है, इसका नो इफेक्ट होगा वर्किंग कैपिटल पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि एक लायबिलिटी कम हो रही है और एक करंट एसेट भी कम हो रहा है, यानी एक तरफ फायदा हो रहा है और एक तरफ नुकसान हो रहा है। तो नुकसान फायदा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और वर्किंग कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटा करंट एसेट कम भी तो हो रही है ना, और करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, दोनों बेनिफिट नहीं है, एक बेनिफिट है एक नुकसान है। करंट एसेट कम होना नुकसान है, करंट लायबिलिटी कम होना फायदा है, तो नो इफेक्ट होगा, इसका अमाउंट भी नहीं लिखी जाएगी। Bring additional capital to the business, motor vehicle 5,000 and cash 1,000। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 1,000 से। आपका कैश मोटर व्हीकल से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज नहीं करेगा, वो करंट एसेट नहीं है, तो इंक्रीज करेगा 1,000 से, और अमाउंट भी आपकी आ जाएगी 1,000 की, आप उसमें लिख देंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल की इफेक्ट रेशियोज के साथ पेपर में आते हैं, और ये आपको इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, किसी न किसी हद तक आपको ये आने जरूरी है, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो बार बार आते रहेंगे ये, हम इनको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप घर में कर लेंगे, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी, अब देखिए जी सवाल में क्या है, गौर करें क्वेश्चन में, ध्यान इधर करें यार, क्या बात हो रहा है, नहीं नहीं 39-40 तक करने हैं बस जी। इस क्वेश्चन में देखिए जी, टोटल 50 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 51, 53 है, 52 है शायद, बाकी भी इस तरह कर लेंगे ना, आज 30 से 40 कर लेंगे, कल भी 5-6 कर लेंगे, परसों खत्म हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई आपको 2,40,000 की, जबकि नीचे क्या दिया है आसमान, मार्जिन। यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मार्जिन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं सवाल में करता हूँ सॉल्व, और सॉल्व करवाता हूँ आपको। रेवेन्यू कहता है आपने निकालना है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसको पहले मिटा दूं जी। सबसे पहले नहीं, पहले मैं लिखूंगा है क्या, दिया क्या हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, कितनी अमाउंट है जी, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट दी हुई है 2,40,000। और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जीपी ओवर सेल्स।
यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, मार्जिन कितना दिया हुआ है हमें, वो भी देख लेते हैं। मार्जिन दिया हुआ है 25%। क्या ये मार्जिन कॉस्ट ऑफ सेल्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर मार्जिन अप्लाई नहीं हो सकता, आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम करेंगे जी कन्वर्जन ऑफ मार्जिन इनटू मार्कअप। बच्चे आपको खराब कर रहे हैं, इनसे बचो, इन्होंने तो बाद में पेपर देने, आपने भी देने। कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू मार्जिन, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। कैसे लिखेंगे जी, 25 ओवर 100 माइनस 25, तो ये मार्कअप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और अब आपने मार्कअप में इसे कन्वर्ट कर लिया है, और मार्कअप कितना आ रहा है, 25 ओवर 75। देखिए जिस तरह मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, इसी तरह मार्जिन से मार्कअप का फॉर्मूला भी होता है परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। 25 मार्जिन दिया हुआ था, जब कन्वर्ट करूंगा तो मार्जिन का फॉर्मूला कन्वर्ट होने में कैसा बनेगा, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज, 25 ओवर 100 माइनस 25, तो मार्कअप क्या आएगा, 25 ओवर 75। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। अब इस तरह सॉल्व करें तो बेहतर है। तो अब हमने अप्लाई किस पे करना है, अब हम इजीली कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जीपी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जीपी जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 2,40,000 कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय मार्कअप से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाय 75। तो बताएं जी क्या आता है आपका जीपी, 80,000 आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम निकाल लेते हैं इसकी क्या बना, सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो इस सवाल में दी हुई है, उसने तो निकालने को कहा है हमें, सेल्स फाइंड करें। उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है सेल्स निकालने के लिए। तो 2,40,000 प्लस कर देंगे इसमें हम 80,000, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी, कितना आंसर आएगा बेटा, 3,20,000 हमने सेल्स निकाला। अब जरा एक मजे की बात सुनते हैं, अगर मैं 3,20,000 जो सेल्स है उसका 25% निकालूं जो मार्जिन है, तो मेरा जीपी वही आएगा, 80,000 निकाल के देखिए। अगर मैं सेल्स का 25% निकालूं जो कि जीपी मार्जिन है, सेल्स पे अप्लाई होता है, तो 80,000 ही आएगा। लेकिन मेरे पास सेल्स की अमाउंट मौजूद नहीं थी, मेरे पास तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, इसलिए मुझे मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करना पड़ा। देयर इज नो अदर वे आउट इन दिस क्वेश्चन। समझ आई बात की? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वो क्या पूछता है हमसे सवाल में, सेल्स हमने फाइंड कर ली, वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी करंट रेशियो उसने हमसे पूछी है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखते हैं जी हमारे करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल है जी आपके, वो करंट एसेट है। बैंक क्रेडिट है, करंट एसेट नहीं है बेटा, बैंक क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, करंट एसेट नहीं, लायबिलिटी है आपकी। वो मैंने बताया था ना अभी कि बैंक डेबिट बैलेंस का करंट एसेट होता है, लेकिन बैंक क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी होगी। क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है 1,30,000, तो 1,20,000 प्लस 1,30,000 कितना आ गया आंसर, 2,50,000 आपके आगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। वो कौन सी है जी, देखते हैं। 8% बैंक लोन करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी है, 2024 में पे करना है, हम 15 में बैठेंगे, ये नॉन करंट लायबिलिटी ये नहीं आएगी। ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटी 1,80,000 और 20,000 का बैंक क्रेडिट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी आपकी लायबिलिटी है। टोटल लायबिलिटीज आपकी आ जाएंगी 2 लाख। बताएं जी क्या आंसर आता है जी, 2,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 1.25 रेशो 1 ऐसे लिखते हैं ना इसको हम, 1.25 रेशो 1। तो बताइए रेशो अच्छी है नहीं अच्छी है, अच्छी नहीं है, क्योंकि रेशो आपको पता है कि वो होनी चाहिए 2:1 के करीब होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला उसने क्या है, आपने फाइंड करनी है जी क्विक रेशियो। उसका फार्मूला क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट टोटल कितने, 2,50,000, वो तो पहले निकाल चुके हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है मुझे देखनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी 1,30,000 की, 1,30,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज आप निकाल चुके हैं 2 लाख। जी क्या आंसर आता है जी इसका,
जी 0.6 रेशो 1, और ये भी रेशो को इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही क्योंकि 1:1 होनी चाहिए, which tells that हमारी क्विक रेशो जो अच्छी है. It tells about the liquidity of the business, those assets which can be converted very quickly into cash. ये उनके बारे में बात करती है क्विक रेशो जो है. जी लिख लिए, थोड़ा टाइम को यार, बहुत तेज है. नेक्स्ट जो बी पार्ट क्या है, कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ओवर द 2 years. कंपैरिजन करेंगे ना, बिल्कुल पीछे वाली दी हुई है, पहले रेशियोज बेहतर है, अब आपकी लिक्विडिटी क्या हो गई है, वर्सन हो गई है. वजह आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, बैंक क्रेडिट आपका जा रहा है, ओवरड्राफ्ट की वजह से आपकी लिक्विडिटी हो गई है. यू आर नॉट एबल टू पे बैक योर करंट ऑब्लिगेशंस इजीली, योर करंट लायबिलिटीज आर not your current assets are not able to pay back your current liabilities. ये भी लिख सकते हैं आप. लिक्विडिटी पोजीशन हैज वर्सन, ये भी लिख सकते हैं आप. और कंपैरिजन करेंगे आप और बताएंगे कि बेस्ट रेशो पहले बेस्ट ही है. हेलो, पहले जो देगी बेस्ट ही है, पिछले साल की रेशो बेस्ट ही है. 1.932 रेशो 1 ही होती तकरीबन भाई, 1.1 to 1 रेशो 1 ही, वो बहुत अच्छी थी. ओके जी, थैंक यू वेरी मच.